जो अपने कर्मों की काबिलियत पे भरोसा रखते हैं ना, वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। वेलकम टू आवर स्टडी गाइड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी आई होप काफी अच्छी चल रही होगी और आप लोग पूरी जुनून के साथ ना मेहनत कर रहे होंगे। आज आपके लिए ना कुछ मिनट्स के लिए हाफ आवर मान सकते हो वीडियोज लेके आया, जो केवल न्यूमेरिकल्स का है। फिजिकल पार्ट जो है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके ऊपर आज आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं। आई होप थ्योरी आपकी काफी अच्छी होगी। अगर थ्योरी अच्छी नहीं है तो थ्योरी आप वहां से काफी क्लियर करो फिजिकल केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक तो भाई पूरा रिमेम्बर ही करने वाले हैं। कितने बच्चे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, पेपर एक दो दिन रह गए हैं और काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि ऑर्गेनिक तो याद हो नहीं रहा है, क्या किया जाए। बट फिजिकल आपके है ना, 5 to 6 चैप्टर, वो आपको ना नंबर काफी बेस्ट दिला सकता है। ठीक है, तो उसी में से एक पार्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले तो कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के करेंगे, फिर उसके बाद ना एक एक करके हम केमिकल काइनेटिक्स का भी और सॉल्यूशन चैप्टर का भी। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हाफ आवर आपको टाइम देना है, उतने में आपके सारे न्यूमेरिकल्स हम करवा देंगे। हाफ आवर तो कहाँ भी वेस्ट कर सकते हैं, आपको भी कुछ पता नहीं रहता। तो आप प्लीज एग्जाम से जाने से पहले एक बार वीडियो जरूर देखना, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि इस पे काफी मेहनत लगाया ना, रिसर्च करके लाना पड़ा है कि क्वेश्चन कौन से दिया जाए बच्चों को जो काफी बेनिफिट भी हो जाए। पेपर का टाइम भी चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको हम कंसेप्ट देंगे 2 मिनट का। एक ना, ये आप जानते हो कि गैल्वेनिक सेल का है रिएक्शन, इसको हम हाफ सेल के नाम से जानते हैं, इसको भी हाफ सेल के नाम से जानते हैं। ये पूरा कंप्लीट मिला जाए तो रेडॉक्स बन जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से इसे हम जानेंगे। ठीक है, तो एक तो पेपर में ना हाफ सेल वगैरह का भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, हाफ सेल कैसे होते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको हम नॉलेज देना चाहेंगे। देखो, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये है जिंक और इसी का सल्फेट है ZnSO4, और ये है कॉपर, इसी का सल्फेट होगा, इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, होगा क्या ना कि एक्चुअल में ना यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। कभी कभी आ जाता है पेपर में ये भी कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, उसके एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाओ। तो यहाँ से आपका ये भी काफी उसके लिए बेनिफिट पार्ट होगा। ये समझ में आएगा तभी आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा। तो हम सोचे कि पहले इसका डायग्राम लेके आ जाए। यहाँ पे एनोड है, यहाँ से जिंक से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खत्म होंगे, डिग्रेड होंगे, और कहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉपर के ऊपर। ये आपके ना सेल जो होते हैं ना, उसके अंदर रिएक्शन का ये पार्ट है। ठीक है, तो यहां से जिंक गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कॉपर के ऊपर, और कॉपर के ऊपर ना सारे जमा होते जा रहे हैं, तो इसको डिपॉजिट होते जा रहा है। अब एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन सिर्फ जाए ही जाए और यहां से फिर वापस ना आए, तो फिर क्या होगा, फिर तो रिएक्शन आधा रह जाएगा। तो उसके लिए ना हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम सिर्फ इतना है ना, न्यूट्रल बनाए रखना दोनों के बीच में। ये जो एक आपका एनोड बनेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसे एनोड बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन जमा होंगे उन्हें हम बोलेंगे कैथोड। और इसमें ना सॉल्ट ब्रिज का काम सिर्फ इतना है ना कि इसमें ना इसको बैलेंसिंग करके रखता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं उनको फिर वापस इधर से इधर लेके आता है, मतलब कॉपर की तरफ से इधर से। इसमें जो पेस्ट डला होता है ना, अगर वगर पेस्ट उसका नाम है, ये भी कई पेपर में पूछ लेता है कि सॉल्ट ब्रिज किससे बना हुआ था। ध्यान रखना, अगर वगर पेस्ट। ठीक है बच्चों, देखो इसका हम हाफ सेल रिएक्शन आपको लिख के दिखा रहे हैं। जिंक से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है ना, अगले वाले पे जा रहा है। जिंक से इलेक्ट्रॉन अगले वाले पे जा रहा है। ठीक है, तो इतना तो आप बता ही सकते हो, जिंक से इलेक्ट्रॉन अगले वाले पे जा रहा है, तो इसका रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, जिंक और इस पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखो आपको लिखना कैसे है, यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है, कॉपर के ऊपर, तो ये टूट रहा होगा, डिग्रेड हो रहा होगा, तो इसके ऊपर चार्ज, जिंक के ऊपर 2+ होता है, तो 2+ डालें। जहां 2+ डालोगे ना, वहीं 2- इलेक्ट्रॉन डालोगे, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा। कितने बच्चों को रिएक्शन लिखने नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, जिंक से जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। हमने क्या किया, इसको न्यूट्रल करने के लिए कॉपर पे ऑलरेडी जाकर फॉर्म हो चुका है, इलेक्ट्रॉन वहां जमा हो चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे ना ऑलरेडी पहले से लिखेंगे कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये बन जाएगा आपका कॉपर न्यूट्रल। मतलब जहां पे प्लस ना, वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करना है। ये जहां पे प्लस वहीं पे आपको माइनस करना है। दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कट कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन जो लिखा जाएगा एक लाइन में, तो इसको लिखा जाएगा Zn प्लस कॉपर 2+, फिर से एरो Zn कॉपर 2+ हो गया था, लिख दिए, और फिर यहाँ पे हो गया Zn2+ अब प्लस कॉपर। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों,
अब देखो एक्चुअली में है क्या ना कि टाइम कम होता है ना, और केमिस्ट्री का प्रेशर काफी ज्यादा बच्चों के ऊपर आता है। पेपर तो ऐसे लेंदी आता ही है, लेकिन आपको ना दिमाग पे स्ट्रेस कम लेना है। जितना कम स्ट्रेस लोगे ना उतना पेपर अच्छा होगा आपका। ये देखो लाइफ है, अगर इस लाइफ में ना समस्याएं सबकी एक है, लेकिन समस्याओं से ना कोई टूट के क्या हो जाता है, बिखर जाता है। अब कोई बच्चा ऐसा होता है ना जो उन समस्याओं को स्ट्रॉन्ग करता है, और स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को मजबूती लाके और फिर उसको तोड़ के भी दिखाता है, उसको आगे बढ़ के भी दिखाता है। ठीक है, तो आपको ना समस्याओं को नहीं देखना है, आपको ना काम करना है, वर्क पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो अगला एक क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईएमएफ ऑफ सेल के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हम नहीं कह रहे एग्जैक्टली कि यही क्वेश्चन आएगा, हाँ इसके जैसे जरूर आएगा। आपको करने का तरीका हम सिखा रहे हैं। एक्चुअल में ना इसमें नस्ट इक्वेशन लगता है, NERNST, नस्ट इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, उन्हीं के नाम पे है। उस इक्वेशन के पहले हम ना आपको वो दिखाते हैं क्या होता है इसका इक्वेशन। ई सेल इक्वल टू, इससे ईएमएफ निकाली जाती है सेल की, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ऊपर आप नोट लगाओगे, स्टैंडर्ड सेल के नाम से भी जानते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड बाय कैथोड। एनोड का क्या लेना है आपको, कंसंट्रेशन, कैथोड का भी क्या लेना है आपको, कंसंट्रेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनोड का कंसंट्रेशन और किसका है, कैथोड का कंसंट्रेशन। एन क्या है यहाँ पे, एन जो है ना आपका मोल है, नंबर ऑफ मोल्स। आप कहोगे एन कहां से पता करेंगे, तो एन निकालना बहुत इजी है। कैसे बताऊं, देखो यहां से जितने आप इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे ना इस रिएक्शन में, वही आपका मोल हो जाएगा। एन की वैल्यू वहां से पता चल जाएगी। अच्छा एक बात और आपको हम बता दें थोड़ा सा, ये तो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसको ना सेल नोटेशन के फॉर्म में बोलता है लिखने के लिए। तो सेल नोटेशन लिखना बहुत आसान है, मैं यहाँ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। देखो जिंक जो था ना, अच्छा इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो देखो यहाँ से चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, मतलब इस पे चार्ज से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जहां पे होता है ना, तो देखो आप इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, एन ऑक्स याद रखना। एन ऑक्स मतलब, एन ऑक्स का मतलब ये है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रेड कैट आप याद रखना। रेड कैट का मतलब क्या है, रिडक्शन होगा कहां पे, कैथोड पे। एन ऑक्स, रेड कैट, बस आपको दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले वाले रिएक्शन पे ये इधर से ना ऑक्सीडेशन हो रहा था, चार्ज बढ़ रहे थे, तो इसको हम नाम देंगे एनोड। इसलिए यहाँ पे नाम क्या दिया गया, एनोड। ये हो गया आपका एनोड। और रेड कैट मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है। देखो कॉपर 2+ है, कॉपर 0 हो गया, इसके ऊपर चार्ज क्या है, कुछ नहीं, तो ये रिडक्शन हो गया। इसको हम बोलेंगे, रिडक्शन को हम रेड कैट बोलते हैं। आर से रिडक्शन और कैट से कैथोड, तो इसका नाम जाएगा कैथोड। रिडक्शन कहां पे हो रहा है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा था, एनोड पे। इतना पहचान गए ना, तो देखो ये जो है रिएक्शन इसी के जैसा है। इसको भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे लिख के मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जिंक जो है ना, ये पहले आपको सॉल्ट ब्रिज जानना है। सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन आपको ना बीच में से डबल लाइन खींचनी है, और एक साइड ना आपको एनोड लिखना है, और दूसरी साइड ना आपको लिखना है कैथोड। ठीक है, एक सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन देखो, यहाँ पे आपको डबल लाइन दिख रहा होगा, सॉल्ट ब्रिज है, ये सेल का नोटेशन है एक, और इसके साइड में एनोड लिखते हैं, इसके राइट साइड में क्या लिखते हैं, कैथोड। आप हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। अब पूरे इसके रिएक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। तो इसका जो होगा ना, एनोड इसमें एक्चुअली बन क्या है, कौन रहा है, जिंक ना, तो हम यहाँ लिखेंगे Zn सेल Zn2+। यहाँ पे होगा कॉपर 2+ और कॉपर। ये पूरा आपका हो गया सेल नोटेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आया हुआ है। एनोड कैथोड पहचानने का, सेल नोटेशन निकालने का। ठीक है, आई होप यहाँ से काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे, कर भी लोगे। ठीक है, हाफ सेल इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये हाफ सेल में लिखने के लिए आता है। तो हाफ सेल तो आप समझ गए, Zn से Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, ये अकेला हाफ सेल है। और ये जो है आपका कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर, ये आपका अकेला हाफ सेल है। ये दोनों जब कंबाइन कर दिए ना, तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हाफ सेल में लिखने को आता है, सेल नोटेशन में लिखने को आता है, और बोलता है कि पहचान कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। देखो एक ना आपको हम इक्वेशन लिखे थे, नस्ट इक्वेशन, इसमें ना पहले आपको हम इनोड सेल निकालना सिखा रहे हैं। बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे, और नहीं आने की ना कोई गारंटी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए क्वेश्चन।
पेपर में आना ही आना है, छपना है। जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन आप उठा के देखना। इनोड सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, हमेशा याद रखना। या ऐसे याद रखना, राइट माइनस लेफ्ट। और राइट में कौन होता है अभी आपको समझाया, ये आपका हाथ है ना, इसका राइट साइड में कौन है कैथोड, लेफ्ट साइड में कौन है एनोड। तो हम भी वैसे ही लिखे हैं, राइट माइनस लेफ्ट भी बोल सकते हो, आर माइनस एल या कैथोड माइनस एनोड भी बोल सकते हो। अब देखो ये दोनों की वैल्यू ना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे दे रखा है Fe2+ और H2। इसमें आपको सिर्फ पहचानना इसमें ये है ना कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो ये हुआ सॉल्ट ट्रीज, डबल लाइन दे रखा है, इसके पहले वाला जाता है एनोड लेफ्ट साइड, राइट साइड जाता है आपका कैथोड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड, ठीक ना। अब हम इसको ना एनोड की वैल्यू जो ईएमएफ दे रखी है वहां लिखेंगे हम लोग। एनोड की ईएमएफ कितनी दे रखी है, 0 पॉइंट नहीं, ये तो कंसंट्रेशन हो गया आपका, ये पहचानने के काम आ गए सिर्फ। यहाँ पे आपका पोटेंशियल दे रखा है V, V मतलब पोटेंशियल, ये आपका कंसंट्रेशन है और यहाँ पे काम आएगा एनोड बाय कैथोड। तो आपको ध्यान देना है इस इक्वेशन की ना पोटेंशियल कितनी रखी है 0.44, ये आपका हो रहा है एनोड। कैथोड कौन हो रहा है ये वाला, तो पहले हम कैथोड की वैल्यू लिखेंगे 0.00 माइनस, ऑलरेडी एक और माइनस में है 0.44, तो ये माइनस माइनस पता है क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 0.44, ये आपको वैल्यू निकलेगा बहुत इजीली। कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि नोड सेल बताओ, तो आप हमेशा याद रखना कैथोड माइनस एनोड, या आप ऐसा बोल लो राइट माइनस लेफ्ट, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एक हमारा वैल्यू इसमें से निकल के आ गया, हम ना यहाँ पे लिख रहे हैं ई सेल, इनोड सेल की वैल्यू निकल के आ चुकी है कितना 0.44, राइट, माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब एन का डिसीजन कैसे लोगे, चार्ज के हिसाब से। चार्ज कितने हैं Fe के ऊपर 2, पहले तो इसका हाफ से लिखना होता है, हाफ से लिखने के लिए लिख सकते हो आप, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको ना आप हाफ सेल में बहुत इजीली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप हाफ सेल में, ये हो गया Fe से किस पे जा रहा है Fe2+ ना एनोड, एनोड का मतलब क्या ऑक्सीडेशन, और यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे, बहुत इजीली लिख सकते हो, कोई हार्ड नहीं कोई टेंशन नहीं। कॉपर, उसके बाद आपका कौन सा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिख सकते हो आप H+, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा H, ये बैलेंस हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यही जो थे ना N की वैल्यू थी, हम यहाँ N2 लिख दे रहे हैं बिना समय गंवाए। लॉग एनोड की कंसंट्रेशन, तो एनोड कौन सा है, एनोड आपका ये है ना, इसकी कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.001 अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको इसी रिएक्शन में मिलेगा, कंसंट्रेशन कितना है 0.01, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, नो डाउट नो टेंशन, और बिना किसी झंझट के ना आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक ना, बिल्कुल फ्रैंक होके क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए आपसे। इससे इक्वल टू होगा 0.44। देखो कंसेप्ट देने के लिए बहुत सारे टीचर आपको दे सकते हैं, हमें नहीं करेंगे, हम बड़े हैं, ठीक ना, बट आपको ना जो तरीका सिखा रहे हैं ना, अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो काफी अच्छा आपको क्वेश्चन बन भी जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब आप देखोगे माइनस 0.0591, इसको आप यहाँ पे लिखोगे, यहीं पे कैंसिल कर लो, देखो ये 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये भी 0 होगा, 2 2 जा 4, 119, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो गया, और 1 2 5 जा 10, यानी 0.0285 लॉग। अब देखो लॉग सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको आती होगी, log a by b log a minus b हो जाता है। अगर वैल्यू उसकी निकल जाए तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे अगर एक पॉइंट हटाएंगे ना डबल पॉइंट, तो 2 जीरो आपका ऊपर बढ़ेगा, यहाँ हटाएंगे तो 3 जीरो कहाँ बढ़ेगा नीचे, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एनोड बाई कैथोड। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो एनोड की कंसंट्रेशन कितनी थी, ओहो एक्चुअल में 3 जीरो, कैथोड की आपकी थी 0.01, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप ध्यान रखना। देखो क्या ध्यान रखना, एनोड जो था ना एक्चुअल में Fe था, तो Fe को तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसके ऊपर नहीं था, एक बार आप 2 जरूर लगा लिया, इसके लिए मिस्टेक हुई थी, सॉरी। इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको 2, बैलेंसिंग में लगता है इसके ऊपर पावर लगाना पड़ता है आपको, तो देखो ये 2 बार लिखना पड़ता, तो और ना एक आपका डबल जीरो बढ़ जाता। अब 3 जीरो से 3 जीरो काटो, डायरेक्ट log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू सबको याद होना चाहिए 1,
आपको 0 से लेके 10 तक की वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे 0 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है कुछ, log 2 की वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ऐसे सब की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो इससे ना बहुत इजीली निकाल सकते हो। देखो 0.44 माइनस 0.0285, इसे जब सॉल्व करोगे ना इसे की वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.41 वोल्ट। आगे आप 2 डिजिट से ज्यादा भी जा सकते हो या कम भी पूछ सकते हो। तो ये कंसेप्ट देखो कितने मजे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब सोचो अगर आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काफी रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन लेके आए, 100% आना भी है, तो कितना मजा आ जाएगा। तो पूरी आप परफेक्ट शिद्दत के साथ इस वीडियो को जरूर देखो। अब 2 अगले क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, कंडक्टिविटी दिया है 0.001 m मोलरिटी, एसिटिक एसिड है, ठीक ना, उसकी 4 × 10⁻⁻5 साइमन मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको निकालना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। मतलब पता है क्या पूछना चाह रहे हो, कि आपसे पूछना चाह रहा है कि अल्फा, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये कहां से आया आपको एग्जैक्टली हम बताएंगे भी। C अल्फा स्क्वायर और क्या बोल सकते हैं 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो आपको दे क्या क्या रखा है, एक तो ना आपको पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, डाइल्यूशन फैक्टर, क्या निकालना पड़ेगा, डाइल्यूशन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है ना वो लैम्डा कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेटेड वाला और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसको दिखाने का तरीका ये है, इसको शून्य से दिखाते हैं या इनफाइनाइट से भी आप दिखा सकते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और एक आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट करके हम निकालेंगे। और कैलकुलेटेड का जो फॉर्मूला होगा ना, देखो लैम्डा ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसा उल्टा भी लिखा जाता है, ये भी लैम्डा है, ठीक ना, ये कोई बड़ा वो नहीं है। और इसमें हम कैलकुलेटेड पहले करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, लैम्डा इन कैलकुलेटेड जो होगा ना वो 1000 इंटू के, क्या होगा 1000 इंटू के अपॉन मोलरिटी, 1000 इंटू के अपॉन मोलरिटी। और देखो 1000 हम यहां लिख रहे हैं 1000 के की वैल्यू आपको दे रखा है कांस्टेंट 4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू दे रखा है 0.001, यहीं पे तो दे रखा था मोलरिटी। इन सबको जो आप सॉल्व करोगे ना तो ये सॉल्व करके जो आएगा आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 40 साइमन पर मोल, 40 साइमन पर मोल नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब यही आपको काम करना है। अल्फा देखो कितना इजीली हम निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेटेड ऊपर अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। देखो क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया रहेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला जो दे रखा है ना वो 390 दे रखा है, 390, तो हम ऊपर रख रहे हैं वैल्यू इसकी 40 अपॉन 390, ठीक है। बहुत इजीली आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो आएगी 0.1025। आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि इसमें टाइम क्या खराब करना। ये अल्फा की वैल्यू आ गई 1025। पेपर में आपको ना बहुत आसानी से सॉल्व करना है, ठीक ना, 5 मार्क्स यहाँ से आएंगे आपके क्वेश्चन। 2-3 वैरायटी का मतलब क्वेश्चन लेके आए जितने पॉसिबिलिटीज पे थी इस चैप्टर का। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अब आपको बहुत प्यार से सॉल्व करना है। देखो एक बार आप रिएक्शन थोड़ा इसका लिख लो, कौन सा था, एसिटिक एसिड था ना, तो एसिडिक एसिड का जो रिएक्शन होता है ना वो होता है CH3COOH। इसको जो अब डिसोसिएट किया जाएगा ना, ये जब ब्रेक होगा, डिसोसिएशन का क्वेश्चन कोई से साल नहीं जो नहीं छोड़ता, मतलब नहीं पूछता है, तो आप इसका ध्यान रखना। ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, CH3COO माइनस अब प्लस H+, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्स बन भी सकता है। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, ये कहां से मैं समझा रहा हूं, इसको आप शुरुआती मानोगे कंसंट्रेशन C, जब आपका टाइम क्या है 0, कंसंट्रेशन कितना मानना पड़ेगा C, जब टाइम 0 है, तो जब कंसंट्रेशन टाइम 0 है तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा 0, कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है, 0 हो जाएगा सिंपली। हाँ टाइम t पे जब आप निकालना चाहोगे ना तो कुछ
इसमें से डिसोसिएट होगा, मान लो सी अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो ये जो डिसोसिएट होगा ना वही यहाँ फॉर्म होगा सी अल्फा सी अल्फा। आप बोलोगे कि इसके लिए हम सी अल्फा क्यों लिखे, इसके आगे मोलर भी जो है ना मोल, वो इसके आगे देखो वन ही है, इसके आगे भी वन है, तो हम वन अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, ठीक है। तो इसके लिए जब हम रखेंगे ना यहाँ पे वैल्यू, तो देखो तो जगह ही नहीं बच रहा, ये आपका अप साइड में जाएगा, तो यहाँ पे समझा दे रहा है, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा होगा, ठीक है, 2 बार, और नीचे क्या आएगा सी कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहां से सी में से सी अल्फा में से अगर दोनों में से सी निकाला जाए ना तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, सी से सी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेने के बाद एक सी बच जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया 1 माइनस अल्फा, यहाँ से राइटली आ गया, ठीक है। अब आपको सी की जगह ना सी की वैल्यू रखनी है, अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं 0.125, और ये सब कुछ रख के की अल्फा की जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 1.46 इंटू 10 टू पावर -6, क्योंकि ये डाटा सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। कहाँ रखना है आपको, सी की जगह सी की वैल्यू, अल्फा की जगह अल्फा 1 माइनस अल्फा, तो 1.46 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -6। एक क्वेश्चन और रह गया, इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग। द सेल रिएक्शन ऑफ 2Fe3 प्लस 2I और 2Fe2 प्लस आपको दे रखा है Fe2 प्लस, एक्चुअल में ना स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इस बोर्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है, Fe2 प्लस और I2, ठीक है, और इसमें इनोड सेल की वैल्यू दे रखा है आपको 0.236 वोल्ट, और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट गिब्स एनर्जी, और गिब्स एनर्जी के ऊपर भी देखोगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक ना। देखो मजाक करने के लिए तो बहुत सारे मजाक भी किया जा सकता है, हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन अभी पढ़ाई की काम चल रही है, मतलब सीरियसली भी आपको पढ़ना है पेपर तक, ठीक ना। तो मैं ज्यादा आपके साथ सीरियस ही हूँ अभी। डेल्टा जी की वैल्यू आप निकालोगे तो ये पहला फॉर्मूला याद रखना है, गिब्स ने जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया डेल्टा जी इक्वल टू -NF इनोड सेल, -NF इनोड सेल। अब आप कहोगे कि ये n क्या है, तो n बार बार वही बता रहे हैं मोल है। f क्या है, फेराडे कांस्टेंट, यहाँ पे नई वैल्यू आ गई, f की वैल्यू फेराडे कांस्टेंट 96,500, यहाँ पे याद रखना 96,500 96,500 फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। और आपको ना देखो यहाँ पे सीधे सीधे रखना है डेल्टा जी की वैल्यू n कितना लिखेंगे हम लोग, मोल कितना इसमें निकल के आएगा, आप देख लो Fe3 प्लस है ना, और उधर कितना जा रहा है Fe2 प्लस, तो यहाँ से जो आपका मोल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 2 का, तो 2 का मोल अगर हो रहा है तो 2 इंटू f फेराडे कांस्टेंट 96,500 96,500 इनोड सेल की वैल्यू इसमें दिया रहेगा। या तो कैलकुलेटेड लेफ्ट माइनस राइट करके निकालते हैं, तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इनोड सेल ही दे रखा है, तो हम रख देंगे 0.236। हाँ अगर नहीं दिया होता, अलग अलग कंसंट्रेशन इन दोनों की दी होती, तो आपको माइनस करके निकालना पड़ता। तो इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो डेल्टा जी की जो वैल्यू सॉल्व करके आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 45.55 माइनस का 45.55, ठीक है। इसका यूनिट बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, किलो जूल पर मोल, क्या यूनिट होगा किलो जूल पर मोल, मोल का पावर -1। तो ये डेल्टा जी बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। डेल्टा जी में कोई परेशानी तो नहीं है ना किसी को। चलो आगे हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन इसके ना बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, कितनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ये कैलकुलेट करके आप दिखाइए, ठीक है। तो ये काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको इरेज करते हैं, क्योंकि डेल्टा जी स्पेस ले लिया है, इसको हटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका अगर लेना हो तो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू मेटालिक वायर ऑफ करंट 0.5 एम्पीयर का जो फ्लो हो रहा है उससे पास हो रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले ना हमें जो गिवन डाटा है देख लेते हैं। करंट हमें गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप एक काम करो, पहले फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ से चार्ज निकाला जाए ना तो चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू क्या होगा T। I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है टाइम, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है 0, तो 0.5 इंटू टाइम, देखो टाइम कितना दे रखा था आपका, टाइम दे रखा है ये 2 आवर्स, तो 1 आवर्स में कितने होते हैं 3600 सेकंड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7200 हो जाएगा, और 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे Q इक्वल टू निकल के जो आएगा चार्ज की वैल्यू, देखो हाफ है 0.5 का मतलब क्या हाफ,
डायरेक्टली कर देते हैं। 7200 का हाफ कितना होगा? 3600 कूलम। अब बिल्कुल ना इसको बच्चों ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे? अब से बोला है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्लो होंगे मेटालिक वायर से, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, उनके टर्म में इनको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 3600 कूलम। लेकिन हमें नहीं पता ना कि 3600 में कितने होंगे, तो यूनिटरी मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड बचपन से आप यूज करते आ रहे हो। जैसे 2 पेन का रेट अगर 5 रुपीज है तो एक पेन का आप जानते हो 2.5 रुपीज हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने का पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हम ना कंपेयर करेंगे कि 96,500 कूलम में कितने होंगे टोटल। अगर एटॉम नंबर से कंपेयर करो तो 6.022 into 10 to power 23 एटम, या आप आयंस बोल सकते हो एटम। तो एक में कितना होगा, या आप ऐसा बोल लो, हाँ, एक कूलम में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6.022 into 10 to power कितना हो जाएगा 23 और डिवाइड बाई 96,500। फिर आपसे बोलेगा कि 3600 में कितना होगा, तो डायरेक्टली 3600 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। इन सबको सॉल्व करोगे ना तो इसकी जो वैल्यू फाइनल आएगी वो आएगी 2.246 into 10 to power 22। 2.246 into 10 to power 22 इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था चांसेस बिल्कुल आने का और आए हुए हैं पेपर में, वो आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है।